Hello friends, welcome to my channel Beats of Board. In today's video, we will learn about the second chapter of Geography of class 10th which is Forest and Wildlife Resources. ठीक है, यानी वन और जो वन्य जीव हैं, उन जो वन्य और वन्य जीव स्रोत हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी फॉरेस्ट से और जो एनिमल्स होते हैं, विल्ड एनिमल्स, उनसे क्या रिसोर्सेज जो है हमें मिलते हैं उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो जैसे कि इसमें सबसे पहले बता रहा है कि वी ह्यूमंस अलॉन्ग विथ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम इन विच वी आर ओनली ए पार्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पर सिर्फ ह्यूमंस ही हैं। ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमंस ही जो है पृथ्वी पर वो अपना लाइफ जो है वो जीते हैं। ठीक है, ह्यूमंस के अलावा और भी बहुत सारे कैटेगरी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं उन सब के साथ मिलकर जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेब बना हुआ है इकोलॉजिकल सिस्टम का। ठीक है, तो जिसमें कि ह्यूमंस जो हैं जिसमें कि केवल एक पार्ट है। ठीक है, जैसे कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट हैं वैसे ही ह्यूमंस भी जो है इस वेब इकोलॉजिकल सिस्टम के जो है पार्ट है। ठीक है, वे इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, तो वहाँ पर वो एक मतलब वो प्लेस जहाँ पर जो सारे जो जीव जंतु हैं वो अपने आसपास की चीज़ों से जुड़े हुए हों, उन पर डिपेंडेंट हो, उसे हम इकोलॉजिकल सिस्टम बोलते हैं जनरली। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि वेब इकोलॉजिकल सिस्टम जिसका कि एक ह्यूमन एक पार्ट है, उसमें सब जो है एक दूसरे से डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से और उसी की वजह से जो है उनका एग्जिस्टेंस जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए बता रहा है कि द प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ द एयर वी ब्रीथ। जैसे कि हम ह्यूमंस जो कि हम सांस लेते हैं तो उसकी क्वालिटी को प्लांट्स जो है और प्लांट जो है उसको रिक्रिएट करते हैं। प्लांट जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट जो है वो O2 रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में जो है CO2 और O2 का बैलेंस बना हुआ होता है। ठीक है, तो इस वजह से हम देखते हैं कि सब जो है एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, अब दो प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, तो फ्लोरा क्या होते हैं, तो जितने भी जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, फ्लावर्स प्लांट्स ये सब होते हैं जो मतलब जो वनस्पतियों से रिलेटेड होते हैं उनको सबको हम फ्लोरा कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और जितने भी एनिमल्स ह्यूमंस जो हैं, एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, जितने भी जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं वो फौना कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो भारत में क्या है, फ्लोरा और फौना कैटेगरी ये बताया हुआ है। ठीक है, तो भारत जो है वो विश्व में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा रिच कंट्री है। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में विभिन्नताएं जो है भारत में प्रेजेंट है। ठीक है, और पूरे विश्व में जितने भी टोटल जो स्पेसीज प्रेजेंट हैं, जितनी भी अलग अलग जातियाँ प्रेजेंट हैं हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसका लगभग 8% जो है उसका 8% भारत में है। ठीक, और ये भी पॉसिबल है कि इसके 2 गुने और 3 गुने भी जो है नंबर जो है वो डिस्कवर किए जा सकते हैं अभी। ठीक है, यानी बहुत सारे जो अननोन स्पीसीज है वो भी जो है प्रेजेंट हैं। ठीक है, और दिस डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना आर सो वेल इंटीग्रेटेड इनटू आवर डेली लाइफ। ठीक है, यानी जो फ्लोरा और फौना है वो एकदम इंटीग्रेटेड है, यानी एकीकृत है, यानी एक दूसरे से जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, इनटू आवर डेली लाइफ दैट वी टेक दिस फॉर ग्रांटेड। ठीक है, और हम हमारे डेली लाइफ में जो है वो उन पर जो है हम डिपेंडेंट हैं फ्लोरा और फौना पर, और फ्लोरा और फौना दोनों जो है वो इंटीग्रेटेड है, यानी दोनों जो है किसी ना किसी तरह से जो है दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, दे आर अंडर ग्रेट स्ट्रेस मेनली ड्यू टू इनसेंसिटिविटी टू आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, यानी जितने भी जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जितने भी अलग अलग प्रकार के स्पेसीज प्रेजेंट है, तो उनमें से कुछ जो है बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं, यानी उनके लाइफ के लिए जो है खतरा उनके ऊपर जो है उनकी स्पेसीज के लिए उनके ऊपर जो है मंडरा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे द्वारा इन्वायरमेंट के प्रति इनसेंसिटिविटी के कारण, हमारी पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके ऊपर जो है स्ट्रेस आ रहा है उनके लाइफ के ऊपर। ठीक है, और दैट एटलीस्ट 10% ऑफ इंडिया इज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन दी थ्रेटेंड लिस्ट। ठीक है, मतलब जितने भी ऐसा मतलब एक डिस्कवर हुआ है कि that at least 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list। ठीक है, यानी जितने भी जो इंडिया में फ्लोरास प्रेजेंट है उनका 10% और मैमल्स का जितने भी मैमल्स हैं उनका 20% जो है थ्रेटेंड लिस्ट में है, यानी जो है वो उन पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है उन पर उनके लाइफ पर अभी चल रहा है। ठीक है, अब स्पेसीज को जो है अलग अलग उनके मतलब किसके ऊपर कितनी ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेस प्रेजेंट है, इस आधार पर स्पेसीज को अलग अलग कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो नॉर्मल स्पेसीज क्या होते हैं, पहले नॉर्मल स्पेसीज दिया हुआ है, फिर इंडेंजर्ड स्पेसीज, फिर वल्नरेबल स्पेसीज। ठीक है, और रेयर स्पेसीज, इंडेमिक स्पेसीज और एक्सटिंक्ट स्पेसीज। ठीक है, तो ये कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो एक एक करके हम इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले नॉर्मल स्पेसीज क्या हमारा, तो वो स्पेसीज जो इतना उनका पॉपुलेशन है, मतलब इतने नंबर्स में वो प्रेजेंट हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ जो है वो जी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कैटल हो गए, यानी गाय भैंस,
बकरी, ये सब जो होते हैं, और पेड़ पौधों में भी सेल, पाइन, रोडेंट्स, ये सब जो है जो रोडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है नॉर्मल पॉपुलेशन इनका जो है प्रेजेंट है, मतलब हम कह सकते हैं कि ये अच्छे से जो अपने लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं अर्थ पर, ठीक है। तो उनको नॉर्मल स्पीसीज में इंक्लूडेड किया गया है, ठीक है। अब इंडेंजर्ड स्पीसीज क्या होता है, तो वे स्पीसीज होते हैं जिनकी जो है एक्सटेंशन पर जो उनका एक्सटेंशन जो है यानी उनकी उपस्थिति जो है डेंजर में है, ठीक है। Of extinction, the survival of such species is difficult. The negative factor that has led to decline in their population continue to operate, ठीक है। यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिनका एक्सटेंशन जो है वो डेंजर में है और उनका जो सर्वाइवल में इन स्पेसीज के सर्वाइवल में ये डिफिकल्टीज क्यों आ रही है, तो निगेटिव फैक्टर जो प्रेजेंट है जो उनके अनुकूल नहीं है, इनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन में डिक्लीन होते जा रहा है, वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें जो है इंडेंजर्ड स्पेसीज में रखा गया है, ठीक है। अब वल्नरेबल स्पेसीज क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। वल्नरेबल स्पेसीज, तो ये वैसे स्पेसीज हैं जिनका पॉपुलेशन मतलब इतना कम हो चुका है कि अगर जो है इनके जो जिन कंडीशंस की वजह से इनके पॉपुलेशन कम हो रही है, अगर उन कंडीशंस को नहीं हटाया गया तो ये जल्दी जो है इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, भविष्य में। अगर जिन निगेटिव फैक्टर्स के कारण इनका जो पॉपुलेशन है वो कम हो रहा है, अगर हम उस पॉपुलेशन को नहीं हटाते हैं तो वो इंडेंजर्ड स्पीसीज में चले जाएंगे, ठीक है, जिनका लाइफ जो है वो क्रिटिकल कंडीशन में होता है, ठीक है। यानी वो जो है मतलब खत्म होने, उनकी जातियाँ जो है वो पृथ्वी पर से समाप्त होने वाली हैं, ठीक है, विलुप्त होने वाली हम कह सकते हैं, ठीक है। रेयर स्पीसीज क्या होते हैं, तो रेयर स्पेसीज विथ स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इनटू द इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट, ठीक है। तो ये वैसे रेयर स्पेसीज भी कुछ ऐसे ही है, वल्नरेबल की तरह ही है कि वे ये स्मॉल पॉपुलेशन में जो प्रेजेंट है स्पेसीज और जिनको नेगेटिव फैक्टर जो इन पर डालने वाले जो फैक्टर्स हैं जो इन पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं उनको अगर नहीं हटाया गया तो इंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी में जो है ये जा सकते हैं, ठीक है। अब इंडेमिक स्पेसीज क्या होते हैं, तो दीज आर द स्पेसीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पार्टिकुलर एरियाज। इंडेमिक स्पेसीज यानी वैसे स्पेसीज जो कि केवल एक पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हो, जनरली जो है मतलब उसी नेचर में जो है ये खुद को जो है अपने खुद को ढाल चुके हैं, उसी जियोग्राफिकल कंडीशन में वे रह सकते हैं, उन्हें जो हम इंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं। जैसे कि पेंगुइन्स है हमारी, तो वो स्नोई रीजन में ही रहेंगे, ठीक है। अब उनको हम रेगिस्तान में छोड़ देंगे तो वो रेगिस्तान में नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो वही ऑर्गेनिज्म जो कि एक पार्टिकुलर जियोग्राफिकल कंडीशंस में है उन्हें हम इंडेमिक स्पेसीज बोलते हैं, ठीक है। अब एक्सटिंक्ट स्पेसीज क्या होते हैं, तो ये वो स्पेसीज हैं जो कभी जो है पृथ्वी पर उनका अस्तित्व था कभी, लेकिन अब जब उनकी खोज की गई तो वो जो है लगभग समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। मतलब जिन एरियाज़ में वो पाए जाते थे, जिन जगहों पर पाए जाते थे, उन जगहों पर जब उनको खोजा गया तो वो वहाँ पर नहीं मिले, मतलब वो विलुप्त हो चुके हैं। इन स्पेसीज को हम एक्सटिंक्ट स्पेसीज बोलते हैं, ठीक है। अब इनको हम कैसे कंजर्वेशन कर सकते हैं, इन जो अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं इनको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, तो प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फर्दर डिटेरियोरेशन, ठीक है। यानी उनकी और लगातार उनकी संख्या में कमी को जो है उनको कंट्रोल करके और नेचुरल इन्वायरमेंट को, प्राकृतिक पर्यावरण को बचा करके जो है हम इनका जो है कंजर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब वही कंजर्वेशन के ये जो है IUCN क्या है हमारा, द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ये। तो प्रकृति और जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनके कंजर्वेशन का एक इंटरनेशनल यूनियन हम कह सकते हैं संगठन है हमारा IUCN, ठीक है। ये जो है ये वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। इसको हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि हमारी आज़ादी के अगले साल जो है ये जो है इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। इसे जो है हम वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन भी जो है बोलते हैं, ठीक है। इसको जनरली हम IUCN बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब कौन कौन से निगेटिव फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है ये जो फ्लोरा और फौना है किन कारणों से जो है इनकी पॉपुलेशन में डिप्लेशन हुआ है, उनके काजेज को, उनके फैक्टर्स को जो है हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वी हैव ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू ए रिसोर्स ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। मतलब हम नेचर से जो है नेचर को जो हम एक रिसोर्स के नज़रिए से देखते हैं, मतलब हम अधिक से अधिक जो रिसोर्सेज हैं अपने लाइफ को जो है अच्छे से कंफर्टेबली जीने के लिए जो है हम रिसोर्सेज को जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है नेचर से प्राप्त करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिस वजह से जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो है डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये डिप्लेशन का मेन कारण क्या है, तो हम स्वयं जो है इस फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन के लिए जो है कारण है, ठीक है। द मेजर काजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज बिटवीन 1951 एंड 1980 अकॉर्डिंगली द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ओवर 20,200 स्क्वायर किलोमीटर। एक सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट का डिप्लेशन हुआ वो 1951 से 1980 के बीच जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट का डिप्लेशन जो है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट की जो है मतलब फॉरेस्ट का जो एरिया था वो कम हुआ। कितना कम हुआ, तो 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है वो केवल 1951 से 1980
ईयर के बीच जो है कम हुआ, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है फॉरेस्ट का डिप्लेशन हुआ, ये फॉरेस्ट सर्वे के, इंडिया में जो फॉरेस्ट सर्वे हुआ उसके अनुसार जो ये पता लगाया गया, ठीक है। द लार्ज स्केल डिप्लेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। जो बड़े बड़े जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं वो उनका भी जो है योगदान है इन फॉरेस्ट के लॉस में, ठीक है। यानी जो बड़े बड़े जो डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं उनकी वजह से भी जो फॉरेस्ट है वो लॉस होता है, फॉरेस्ट का डिप्रेशन होता है, ठीक है। जो 1951 में लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट जो थे वो रिवर वैली प्रोजेक्ट के कारण जो है, यानी नदी पर, नदी घाटियाँ जो ये सब इन सब रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको बनाने में 1951 ईस्वी में केवल लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट का जो है डिप्रेशन हो चुका था, ठीक है। जो नर्मदा सागर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में, इसकी वजह से भी लगभग 40,000 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसका डिप्रेशन हुआ, ठीक है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट पर। और सातवां जो यहाँ पे दिया हुआ हमारा पॉइंट, दिस प्रोटेक्टेड एरिया दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। मतलब ये बोला है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग वस्तुओं के लिए जो है उनका मतलब होता है उस प्रोटेक्टेड एरिया से, ठीक है। और वहाँ पे जो रहते हैं वो भी जो है वहाँ पर उनकी फर्टाइल ग्राउंड के लिए जो है वहाँ पर कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, विद्रोह होते हैं, ठीक है, फर्टाइल ग्राउंड के लिए, ठीक है, मतलब जहाँ पर खेती की जा सकती है, ठीक है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी होता है, यानी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स का जो निवास स्थान होता है जहाँ पर वो रहते हैं उसका भी डिस्ट्रक्शन होता है। हंटिंग भी एक कारण है जिसकी वजह से जो है जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं वो जो है वाइल्ड लाइफ में जो अलग अलग स्पीसीज हैं उनमें कमी आई है। हंटिंग, पोचिंग, ओवर यानी एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग एंड फॉरेस्ट फायर फैक्टर्स, यानी जो ये और अलग अलग जो फैक्टर्स बता रहे हैं कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण, हंटिंग के कारण, पोचिंग वही होता है जो इलीगल हंटिंग होती है उसे जो है हम बोलते हैं, ठीक है, और एक्सप्लॉयटेशन के कारण, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के कारण, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के वजह से जो पॉइजनिंग होती है उसकी वजह से भी लिविंग ऑर्गेनिम्स का जो है उनका डिस्ट्रक्शन होता है। और जो जंगलों में आग लग जाती है उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और फॉरेस्ट का जो है नुकसान होता है, ठीक है। जैसे कि अभी जो है हमने हाल ही में जो अफ्रीका में हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। जैसे वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का और फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट फायर की वजह से जो है डिस्ट्रक्ट हो गए थे, ठीक है। तो ये सब अलग अलग फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो है इनमें डिप्लेशन होता है, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन जो है इसकी वजह से भी जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो होते हैं, ठीक है। अमेरिका जो केवल अमेरिकन जो है वो 40 गुना जो रिसोर्सेज हैं वो एक, मतलब जो एक एवरेज सोमेलियन जो होता है उसकी तुलना में एक अमेरिकन जो है वो लगभग 40 गुना रिसोर्स जो है उसको जो है वो उसका प्रयोग करता है, ठीक है। जो इंडियन सोसाइटी के जो सबसे जो रिचेस्ट 5% लोग हैं, यानी जो सबसे अमीर जो 5% लोग हैं वही जो है सबसे ज़्यादा जो है इकोलॉजिकल डैमेज करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लगभग जो, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया के दो लोग हैं, एक जो है एक पुअर पर्सन है, ठीक है, और एक जो सबसे रिचेस्ट 5% है उनमें का एक इंडिविजुअल है, ठीक है। तो दोनों में जो है, जैसे कि पुअर मान लीजिए कि अगर x गुना अगर जो है रिसोर्स को यूज कर रहा है तो जो वो सबसे अमीर होगा, जो सबसे रिचेस्ट उसमें का जो इंडिविजुअल है वो उसका जो है वो जो है मतलब उससे बहुत ज़्यादा जो है रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ करता है, ठीक है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे इस पॉइंट में मैं क्या बोल रहा है कि जो रिचेस्ट 5% पर्सन है, यानी सोसाइटी के जो 5% पर्सन है वो जितने भी टोटल रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जैसे मान लीजिए 100% रिसोर्स है तो उसका 25% केवल जितने भी लोग हैं उसका केवल 5% लोग ही ये 25% यूज़ करते हैं उस रिसोर्स का, ठीक है। और बाकी के जितने भी 95% लोग हैं वो जो बाकी के 75% है उसमें जो है उस रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जो बायोलॉजिकल लॉस है हमारा वो कल्चरल डाइवर्सिटी के लॉस के से भी जो है कोरिलेटेड है, ठीक है। वोमेन बियर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कलेक्शन ऑफ फ्यूल, मतलब जो वोमेन्स होती हैं वो भी जो है मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है रोल प्ले करती हैं फ्यूल्स के कलेक्शन में, फॉडर के कलेक्शन में, ठीक है। फॉडर यानी जो चारा होता है उसे हम फॉडर कहते हैं, ठीक है। वाटर और अदर बेसिक सब्सटेंस के नीड के लिए भी जो है वुमेन जो है एक बेसिक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन पर जो होता है, ठीक है। पोवर्टी इन दिस केस इज डायरेक्ट आउटकम ऑफ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन का एक जो डायरेक्ट आउटकम है वो पोवर्टी हमारा यानी गरीबी, ठीक है। दिस इज इम्पेरेटिव टू अडेप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, ठीक है। मतलब ये ऐसा हम ये जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन है उसको हम अनसुना नहीं कर सकते, ठीक है। यानी उस पर जो है बहुत जल्दी जो है और बहुत अच्छे तरीके से काम करना जरूरी है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, भारत में कैसे जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का कंजर्वेशन किया जा सकता है वो यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ ए रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम एसेंशियल, ठीक है। मतलब जो रैपिड तरीके से जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन का जो डिप्लेशन हो रहा है उसका कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही एसेंशियल हो चुका है, बहुत ही ज़रूरी हो चुका है, ठीक है। 1960 से 1970 ईस्वी में जो है
द कंजर्वेशन डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो 1960 से 1970 ईस्वी में जो है ये डिमांड हुआ था, मतलब इतने ज़्यादा डिप्लेशन हो चुका था कि राष्ट्रीय स्तर पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम का जो है संचालन होना जो है जरूरी हो गया था। ठीक है, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है हमारा, द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट was implemented in 1972 with various provision for protecting habitat। जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है हमारा, जो ये द इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया था? इसको 1972 ईस्वी में भारत में इम्प्लीमेंट किया गया था बहुत सारे प्रोविजंस के लिए, इन हैबिटेट्स के जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म उनके हैबिटेट्स यानी उनके निवास स्थान के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को अनाउंस किया हुआ है स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं, जो विशिष्ट जो जातियाँ हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, जो कि जो है मतलब उनकी स्थिति जो है काफ़ी जो है नाजुक है, मतलब वो कभी भी जो है विलुप्त हो सकते हैं। जैसे कि टाइगर्स जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए जो है उनके प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी उनका अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, वी हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग, और हमें जो है हमें पूर्ण या आंशिक रूप से भी जो है हमें लीगल प्रोटेक्शन जो है हमें मतलब कानूनी तरीके से जो है हंटिंग से जो हमें रोका जाता है। ठीक है, एंटरेट थ्रू आउट द इंडिया, मतलब भारत में जो है हंटिंग है उसे, जैसे कि टाइगर की हंटिंग है उसे इलीगल कर दिया गया है। ठीक है, मतलब लीगल तरीके से प्रोटेक्शन भी उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है हमारा, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि 1972 में इंप्लीमेंट हुआ था, ये क्या है इसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा एक्ट है जो कि इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए एक एक्ट चलाया गया था, जो कि 1972 में जो है इसे पास किया गया था इस एक्ट को। ठीक है, इसमें जो है कंटेंट्स ए लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज इन द कंट्री, इसमें जो है इसमें एक लिस्ट दिया गया था, जो कि उसमें क्या था कि जो हमारे कंट्री के जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज है यानी जिनकी प्रोटेक्शन जो है जरूरी है, उनका जो है लिस्ट एक जो है इसमें इंक्लूडेड था। ठीक है, इसमें जो है उनके जो स्पेसिफिक ऑर्गेनिम्स थे उनके हंटिंग को जो है बैन किया गया था। ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन वाज प्रोवाइडेड टू द हैबिटेट्स ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट है हमारा, इसके थ्रू जो है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है यानी जिनकी स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है, उनके हैबिटेट्स को, उनके निवास स्थान को जो है एक लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया था इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, और इसके द्वारा जो है जो वाइल्ड लाइफ ट्रेड है हमारे यानी जो वनों से जो व्यापार है, जो वनों से रिलेटेड, उस पर भी जो है रेस्ट्रिक्शन लाया गया था, उसको रोका गया था। ठीक है, इसी के थ्रू जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था हमारे कंट्री में। ठीक है, और इसी के थ्रू जो है जो प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट आदि, ये सब जो है इसी के द्वारा जो है चलाए गए थे ये सारे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इनके प्रोटेक्शन के लिए, जैसे टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है चलाए गए थे। ठीक है, दैट वर स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर स्पीसीज और फॉर्मुलेटेड, जो कि एक विशिष्ट स्पेसिफिक यानी एक स्पेसिफिक जो है एक स्पेसीज के लिए जो है ये चलाए गए थे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है हमारा ये 1973 में लाया गया था। ठीक है, जो टाइगर्स का जो चीताओं का जो पॉपुलेशन है, टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है हैज़ ड्विंडल्ड टू अबाउट 1800 फ्रॉम 55,000 इन द अर्ली 20th सेंचुरी, यानी जो चीतों, जो टाइगर्स की संख्या थी वो 20वीं शताब्दी में लगभग जो है 55,000 से केवल 1800 पर जो है आ चुकी थी। ठीक है, यानी पहले 55,000 लगभग प्रेजेंट थे, जबकि 20वीं शताब्दी में जो है ये केवल 1800 के आंकड़े पर आके जो है सिमट गई थी। ठीक है, अब प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में जो है इसे इनिशिएट किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता रहा है कि इसे 1973 में इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा जो इसे लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था? तो जो इंडेंजर्ड स्पेसीज है, मतलब टाइगर्स के जो अलग अलग स्पेसीज जो कि हमारी कंट्री में इंडेंजर्ड है, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर पॉचिंग फॉर द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन, जो सबसे बड़ा जो कारण था टाइगर्स की पॉपुलेशन में डिप्लेशन का वो था पॉचिंग, यानी इलीगल तरीके से जो हंटिंग थी। मतलब हंटिंग क्यों करते थे? क्योंकि टाइगर की स्किन, जो उसकी हड्डियाँ जो ये सब होते हैं, उनको ट्रेडिशनली भी और उनको व्यापार के लिए भी जो है उसे बेचा जाता था, और एशियन कंट्रीज में उसे मेडिसिन के लिए भी उनका व्यापार होता था। तो इसके लिए लोग उसका जो है इलीगल हंटिंग करते थे, जो कि मेन कारण था डिप्लेशन का। ठीक है, तो उसे जो है रोकने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। ठीक है, जो अदर थ्रेट जो और भी जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो ये हैं कि श्रिंकिंग हैबिटेट, यानी उनके लिए निवास स्थान, प्रॉपर हैबिटेट उनके लिए प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, डिप्लेशन ऑफ प्रे और डिप्लेशन ऑफ प्रे बेस स्पेसीज एंड ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, और ह्यूमन के बढ़ते पॉपुलेशन के कारण और जो उनका प्रे यानी जो टाइगर्स का जो शिकार, जो उनका प्रे होता है, उनके भी कमी के कारण जो है टाइगर में डिप्लेशन हो रहा था। ठीक है, इंडिया एंड नेपाल बिकम द प्राइम टारगेट फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग बिकॉज दे प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन। ठीक है, अब जो मतलब देखिए, अब टाइगर जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहीं पर उसका इलीगल उसका यूज़ भी किया जाएगा ज़्यादा। तो जितने भी टाइगर वर्ल्ड में प्रेजेंट है उसका लगभग
2/3 हिस्सा जो है केवल इंडिया और नेपाल में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए ऐसा मान लिया गया कि सबसे ज़्यादा जो इंडिया का जो टाइगर का इलीगल जो ट्रेड चल रहा है वो इंडिया और नेपाल में ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सबसे अधिक जो है 2/3 जो टाइगर्स हैं वो केवल इंडिया और नेपाल में ही रहते हैं, ठीक है। जो मेजर टाइगर रिजर्व इंडिया में प्रेजेंट है उसके बारे में ये बताया रहा है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो हमारा मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो राजस्थान में है। और जो मानस टाइगर रिजर्व है ये हमारा असम में है, ठीक है। तो और जो ये पेरियार टाइगर रिजर्व है ये केरला में है। जो नागार्जुन सागर श्रीगैलम आंध्र प्रदेश टाइगर रिजर्व, ये जो है भारत का सबसे बड़ा जो है ये टाइगर रिजर्व है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमें याद करना होगा कि कौन सा जो है रिजर्व जो है कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, कहाँ पर किस मात्रा में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहा है, ठीक है। Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage, control and regulate them, ठीक है। अब इवन मतलब अगर हम चाहते भी हैं कि जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है उनके कंजर्वेशन, तभी भी ये बहुत ही डिफिकल्ट है उसको मैनेज करना, उसका नियंत्रण करना और उसको रेगुलेट करना, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है। रिजर्व्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं ये बता रहा है हमारा। तो मोर देन जो फॉरेस्ट है उनको भी जो अलग अलग कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है। 3 कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया गया है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट। तो ये क्या है देखिए, ठीक है। तो रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो जितने भी फॉरेस्ट जो प्रेजेंट है उसका आधा से अधिक जो हिस्सा जो है उसे रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया, उसे रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये ऐसे फॉरेस्ट है जहाँ पर बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती जो है जो रिसोर्सेज जहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसलिए इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को जो है गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल कंजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है और इन्हें रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसमें इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो जितने भी फॉरेस्ट प्रेजेंट है उसका लगभग 1/3 पार्ट यानी उसका 1/3 हिस्सा जो है वो इस प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। ये जो लैंड है इसे जो है उसमें और अधिक डिप्लेशन से प्रोटेक्शन के लिए जो इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में जो है उन्हें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो ये जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इनके अलावा जितने भी फॉरेस्ट प्रेजेंट है उसे जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में जो इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। और जितने भी फॉरेस्ट और जितने भी वेस्ट लैंड्स प्रेजेंट है जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में भी और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के कंट्रोल में भी या किसी कम्युनिटी के कंट्रोल में, उनको अनक्लास्ड फॉरेस्ट में जो इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अब समुदाय और संरक्षण के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है। हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं कि भारत में जो फॉरेस्ट है, वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया फॉरेस्ट आर ऑल्सो होम टू द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज। हम ये इग्नोर करते हैं कि जो भारत है वो बहुत सारे ट्रेडिशनल कम्युनिटी जो कि परंपरागत जो कम्युनिटीज हैं उनका भी जो है ये जो है हैबिटेट है इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है। इन सम एरियाज ऑफ इंडियन लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट, ठीक है। भारत में कुछ जो लोकल कम्युनिटीज है उनके कुछ एरियाज में जो है जो लोग रहते हैं वो जो है बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हैबिटेट के कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट से भी, ठीक है। ओनली दिस विल सिक्योर देयर ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू, ठीक है। मतलब वो जो है गवर्नमेंट के से भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है बहुत अलग अलग फैक्टर जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने हैबिटेट को बचाने के लिए, ठीक है। जो राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट है, द अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान है डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर। जो राजस्थान में जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है उसके द्वारा 1200 हेक्टेयर जो है उसे अलग ट्रेडिशनल कमेटी के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है, ठीक है। जो बहुत ही प्रसिद्ध जो चिपको मूवमेंट था जो कि हिमालय में हुआ था वो भी जो है बहुत सक्सेसफुली जो है फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए हुआ था, ठीक है, हिमालय में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि लोगों ने पेड़ से चिपक कर जो है जो बेसिकली जो औरतें थी वो जो है पेड़ों से चिपक कर उसको काटने से जो है रोकने लगी, ठीक है। फार्मर्स एंड सिटीजन्स ग्रुप्स लाइक द बीज बचाओ आंदोलन इन टेहरी एंड नवदाने हैव शोन दैट एजुकेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विद द यूज ऑफ सिंथेटिक विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक, ठीक है। जो मतलब ऐसा नहीं कि केवल फर्टिलाइजर्स के यूज से ही जो है अच्छे जो है क्रॉप्स जो है वो उगाए जा सकते हैं। ये कौन प्रूव किया था, तो जो फार्मर्स और सिटीजन्स थे जिनके द्वारा ये बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था, बीज बचाओ आंदोलन टेहरी में, और जो 9 दाने टेहरी में जो बीज बचाओ आंदोलन हुआ था और 9 दाने, ये दोनों मूवमेंट्स ने ये दिखा दिया था कि जो एक बड़े पैमाने पर हम क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं किस कंडीशन में, हम मतलब जो सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स हैं सिंथेटिक तरीकों को यूज़ किए बगैर भी हम नेचुरली भी जो है एक डाइवर्सिफाइड जो है क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988, और ये द प्रोग्राम हैज़ बीन इन फॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा पास द फर्स्ट रिसोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट गवर्नमेंट, ठीक है।
ये जो प्रोग्राम है ये अपने फॉर्मल एग्जिस्टेंस में कब आया, 1988 में आया। कब, जबकि उड़ीसा ने जो है पहली बार जो है ये एक रिसोल्यूशन जो कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट रिसोल्यूशन जो है इसे पास किया था, ठीक है। अब चिपको मूवमेंट के बारे में यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो ये चिपको मूवमेंट 1977 में उत्तराखंड के गढ़वाल में जो है स्टार्ट हुआ था। गढ़वाल में, उत्तराखंड के गढ़वाल में 1970 ईयर्स में वो जो हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि जो ट्रीज थे वो कट करने से उन्हें प्रिवेंट किया गया था, किसके द्वारा, ह्यूमन जो है जो पेड़्स थे उनको गले लगाकर उनके चारों बगल जो है ह्यूमन चैन बनाकर जो है उसको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए थे, ठीक है। इट स्प्रेड्स अक्रॉस द कंट्री। और जो चिपको मूवमेंट है ये पूरे कंट्री में जो है ये स्प्रेड हुआ था, फैला था, ठीक है। बीच बचाओ आंदोलन ये 1980 ईस्वी में हुआ था उत्तराखंड के तहरी रीजन में, ठीक है। ये फार्मर्स और सोशल एक्टिविटिस्ट के द्वारा जो है हुआ था। जो सोशल एक्टिविस्ट जो सामाजिक कार्यकर्ता विजय जरधारी थे उनके द्वारा और फार्मर्स के द्वारा जो है बीच बचाओ आंदोलन जो है हुआ था, ठीक है। ये 1988 में भारत की गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले उड़ीसा में लॉन्च हुआ था बीच बचाओ आंदोलन। इसमें जो है लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व थी जो कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना चाहती थी और डिग्रेडेड फॉरेस्ट को भी जो है ये रिस्टोर करना चाहती थी। अब ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बता रहा है, तो ये जो है बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है लॉन्च हुआ था, ठीक है। इस प्रोग्राम में क्या हुआ था, जो विलेज कम्युनिटीज़ हैं वे जो है इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द नियर बाई फॉरेस्ट, वे अपने आसपास के फॉरेस्ट के जो है मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन में जो है वो एक्टिव हुई थी, ठीक है। एरिया कंसर्न आर यूजुअली डिग्रेडेड और इवन डिफॉरेस्टेड एरियाज, ठीक है। इसमें जो जनरली वो एरियाज कंसर्न किए गए जो कि डिग्रेड हो चुके थे, ठीक है, और वो उनकी जो है कटाई भी हो चुकी थी, ठीक है। जो सबसे पहला स्टेट जो कि इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था वो उड़ीसा था, जिसने 1988 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, ठीक है। द कमिटीज आर रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज जो अलग अलग समुदाय थे उनके द्वारा क्या रिक्वायरमेंट था, उनके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीज जो है ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। और डेवलपमेंट सोसाइटीज जो भी जो है इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए, ठीक है। इस बॉडी हैज एन एग्जीक्यूटिव कमिटी दैट मैनेजेस द डे टू डे अफेयर्स। प्रत्येक की जो है एक अलग जो है एक कम्युनिटी होती थी जो कि जो अलग अलग जो डे बाय डे जो अफेयर्स जो अलग अलग जो मसले आते थे उनको जो है सॉल्व करने के लिए अलग अलग जो है कमिटीज़ बनाई गई थी इस प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टिल बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल बीट्स ऑफ बोर्ड। थैंक यू।